मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस सदन में कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छी मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास। 6 सिटी में हमारी मेट्रो का संचालन हो रहा है। प्रदेश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। देश के अंदर आज के दिन पर हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है। प्रदेश के अंदर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हम पूरा कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब तहसील मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की। सरकार ने इसके साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार घोषणा कर दी है। हर गांव को 250 की आबादी के हर मजरे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नई कनेक्टिविटी के लिए भी भविष्य के उत्तर प्रदेश को, जो भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के तय किया कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाना। गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली होते हुए, सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक ले जाना। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ना। ये सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने वहां पे निर्णय लिया है। इस पर सरकार ने घोषणा भी की है। बजट में इसके प्रावधान है, बजट में चर्चा होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और प्रयागराज में नैनी सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नए ब्रिज के निर्माण और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नए ब्रिज के निर्माण के कार्यक्रम को, जिससे कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाया जा सके और आगामी कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भव्यता के साथ प्रयागराज पे हो सके, इसके लिए व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं। लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। क्या आपका पीडीएफ ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकलवित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो, जाति उसके दायरे में मान सकते हैं। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यकों को तो आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकलवित होते थे। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम में वो जीवित हो गया है।
आज जीवित है। 99 वर्ष देश की आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, चीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो शंखनाद किया था उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है और उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवित सदन में अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अभिभाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवैध सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक पक्षों को लेकर के सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोनों सदनों में, उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभावों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इससे पर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान समेत सदन में देखने को मिला है। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब, चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग हंसते थे, हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए है। लोग कहते क्या सफल हो जाओगे? हम कहते जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा तो इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा। उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लग गए कि राम तो सबके हैं। तो हमने कहा, तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं, जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उड़ाओ, और राम सबके हैं। ये तो सबके बात सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति को तावलापन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुंभ के लिए भी, महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के एक बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रमों में भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं?
हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है।